नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। आपको हम सीधे लिए चलते हैं 10 जनपद की तस्वीरें दिखाने। मनमोहन सिंह की विदाई के लिए यहां पर सोनिया गांधी ने एक डिनर का आयोजन किया है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। दरअसल ये पहले ही स्पष्ट हो गया था, चुनावों से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि मनमोहन सिंह का आखिरी कार्यकाल है। इसके बाद वो फिर प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। यूपीए 3 अगर वजूद में आया भी तब भी। उसके बाद से मनमोहन सिंह ने अपना कामकाज समेटना शुरू कर दिया था। ऐसा बताया जा रहा था कि जिस दिन नतीजे आएंगे उसके अगले दिन वो अपना सरकारी आवास भी खाली कर देंगे। कल का दिन था जब प्रधानमंत्री कार्यालय के तमाम अफसरों से उन्होंने मुलाकात की, और आज नेताओं से मुलाकात का दिन है। सोनिया गांधी ने इस भोज का आयोजन किया है जहां पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को विदाई दी जा रही है। उनके सम्मान में इस डिनर का आयोजन किया गया है। आपको यह भी बता दें कि तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि राहुल गांधी इस डिनर में मौजूद नहीं हैं। मेमेंटो के साथ सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। इसके अलावा एक शॉल उन्हें भेंट की गई है। 10 साल से लगातार मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे। एक तरफ देखें तो वो तमाम आरोप जिनमें उन्हें खामोश रहने के तंज उन पर कसे जाते हैं, लेकिन साथ ही मनमोहन सिंह की वो बात जिन्होंने कहा कि इतिहास को ये तय करने दीजिए कि मैं कैसा प्रधानमंत्री रहा था। तो शायद आने वाले दिन ये तय करने के लिए बेहतर होंगे कि जो बीत गए 10 साल वो कैसे रहे थे। आज के माहौल में अगर इसे न तय किया जाए, अगर आने वाले दिनों के लिए ये छोड़ दिया जाए और वर्तमान को सिर्फ इस लिहाज से देखा जाए कि 10 साल तक जो शख्स देश का प्रधानमंत्री रहा था उसका सम्मान। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ उनकी पत्नी का भी सम्मान किया गया। सोनिया गांधी ने इस डिनर का आयोजन किया। दरअसल एग्जिट पोल के जो नतीजे निकल रहे हैं उसमें हर एग्जिट पोल से एक ही संकेत मिलता है, वो ये कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन होगा, यूपीए की सरकार एक बार फिर नहीं आएगी। कांग्रेस का अब तक का मुमकिन है कि सबसे खराब प्रदर्शन देखने को मिले। उस सब के बीच चेहरों पर मुस्कान तो है, लेकिन वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंचती। विदाई मनमोहन सिंह को दी जा रही है, लेकिन क्या कहीं पर यह ख्याल इन नेताओं के जहन में है कि ये विदाई मुमकिन है कि समूची सरकार को हो? खैर, ये उस सरकार की बात है जहां पर प्रधानमंत्री को विदाई दी जा रही है। अब एग्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित उस पार्टी की बात करते हैं जो एक प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी कर रही है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी। क्योंकि अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनाएगी। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी बहुत कम लोगों पर पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे चेहरे हैं। नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनकी आर्मी कैसी हो सकती है, वो आपको दिखाते हैं। आने वाले दिनों में हमने सुशासन का, राज्य का संकल्प लेकर के आगे बढ़ना है। ऐसा अद्भुत दौर बीजेपी ने पहले कभी नहीं देखा। 16वीं लोकसभा के नतीजे तो शुक्रवार को आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल की झलक यही बता रही है कि बीजेपी के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, वो भी नरेंद्र मोदी की बदौलत। चुनाव में आखिरकार हिंदुस्तान जीतना चाहिए। चुनाव में आखिरकार लोकतंत्र जीतना चाहिए। चुनाव में आखिरकार हिंदुस्तान का नागरिक जीतना चाहिए। चुनाव में आखिरकार हिंदुस्तान का मतदाता जीतना चाहिए। सब अपने हैं, अपनों से प्यार करना है, अपनों को साथ लेकर के चलना है, और हमें भारत के भाग्य को बनाने में योगदान करना है।
10 साल से रूठी सत्ता को मनाने का कमाल तो मोदी ही दिखा सकते हैं। इंडिया टुडे ग्रुप सिसरो के एग्जिट पोल से एनडीए को करीब 272 सीटें मिलने के आसार दिख रहे हैं, यानी बहुमत मुट्ठी में आता दिख रहा है। ऐसे चमत्कार के पीछे मोदी का ही कमाल है। और हाँ, जिस बीजेपी का रकबा 182 सीटों पर खत्म हो जाता था, उसको भी इस बार करीब 221 सीटें मिलने के आसार हैं। असली नतीजे से पहले ही बीजेपी के 3 दिग्गज राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अरुण जेटली बुधवार को गांधीनगर पहुंचे। खबर है कि मोदी से मिलकर दिल्ली दरबार की नई रूपरेखा तय करेंगे। इसीलिए सवाल उठता है कि मोदी के कोर ग्रुप में कौन कौन होगा। मोदी तो बीजेपी के सबसे बड़े रत्न हैं, तो फिर मोदी के रत्न कौन कौन होंगे? कौन होंगे बीजेपी के नए नवरत्न? आज तक ब्यूरो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लंबे समय से यह मांग करते थे कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन यह फैसला नहीं लिया जाता था। पार्टी में आलाकमान इस पर राजी नहीं होता था। ऐसा तब हुआ जब राजनाथ सिंह पार्टी अध्यक्ष बने। पहले नरेंद्र मोदी को प्रचार समिति की कमान सौंपी गई और उसके बाद प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया। कहा जाता है कि राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी से सीधे हॉटलाइन से संपर्क में रहते हैं। अटल आडवाणी का दौर नेपथ्य में चला गया और मंच पर प्रकट हुए नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बीजेपी के सपने को सच करने का इरादा बांधे हुए। बदलते वक्त के साथ बीजेपी की यह नई जोड़ी है 16वीं लोकसभा के मुहाने पर खड़ी सबसे हिट जोड़ी। अरे जनता का नेतृत्व करने वाला, देश का नेतृत्व करने वाला शेरे दिल होना चाहिए, नरेंद्र भाई की तरह होना चाहिए। इत्तेफाक से 2009 के बाद 2014 में भी बीजेपी उनकी ही अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव में उतरी। इस बार प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की दावेदारी नरेंद्र मोदी कर रहे थे। राजनाथ ने मौका देखा और मोदी के नाम का चौका लगा दिया। पहले बीजेपी के चुनाव प्रचार का मुखिया बनाया, फिर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सामान्यतः राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे अंत में विचार व्यक्त करता है, लेकिन मैंने फैसला किया, इंसाफ का तकाजा है कि जो लोकतंत्र में लोकप्रिय है उसे ही अंतिम वक्ता होना चाहिए। इसलिए नरेंद्र भाई को मैंने कहा कि आप बैठिए, पहले मैं बोलूंगा। नरेंद्र भाई को चुनाव अभियान समिति, इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त होने पर मैं हार्दिक बधाई देता हूं। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। जब मोदी के नाम पर बीजेपी में अपने समकक्ष नेता असहज महसूस कर रहे थे, तब राजनाथ ने ऐसा माहौल बनाया कि मोदी का नाम ही 16वीं लोकसभा में पार्टी का बेड़ा पार लगाएगा। आलम यह है कि मोदी के साथ सबसे ज्यादा मंच राजनाथ ने ही साझा किया। अंजाम सामने है। एग्जिट पोल से अनुमान लगाया जा रहा है कि एनडीए सरकार बन सकती है। ऐसे में नई सरकार की रूपरेखा पर माथापच्ची करने राजनाथ सिंह, गडकरी और जेटली के साथ गांधीनगर पहुंच गए। कहीं दो मत नहीं है, नरेंद्र भाई मोदी हमारे भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की बात पक्की है कि नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने अपनी राजनीति की शुरुआत 1977 में विधायक बनकर की। बाद में वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री भी। दो बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और अब मोदी के नवरत्नों में शामिल होकर एक नई भूमिका की आहट सुना रहे हैं। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी ने जब राजनीति में पहला कदम रखा था तो कहा जाता है कि अमित शाह ही वो शख्स थे जिनसे उन्होंने बातचीत की थी इस बारे में। अब जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को बनाया गया तो अमित शाह को उस राज्य का प्रभार सौंपा गया जहां से होकर
केंद्र में सत्ता का रास्ता निकलता है, यानी कि उत्तर प्रदेश। एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ी कामयाबी अमित शाह की ही होगी। 10 साल बाद बीजेपी अगर खुद को सत्ता के मुहाने पर देख रही है तो नरेंद्र मोदी की करिश्माई शख्सियत की बदौलत। इस मोदी के चेहरे के पीछे एक दिमाग काम करता है जिसका नाम है अमित शाह। तभी तो अमित शाह हैं नरेंद्र मोदी के नौरत्नों में शुमार। साल 2001 में जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात की कमान संभाली तो उनके सबसे करीबियों में शामिल हुए अमित शाह। काफी अमीर और रईस बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखने वाले अमित शाह ने मोदी की रणनीति को बुलंदियों तक पहुंचाया। कभी अपने गृह मंत्रालय में जूनियर मंत्री रहे अमित शाह को मोदी ने न सिर्फ बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया बल्कि उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी बनवा दिया। पूरे प्रदेश में परिवर्तन की लहर है। प्रदेश की जनता यूपीए सरकार और प्रदेश की सरकार, ये दोनों सरकारों से त्रस्त है। गुजरात की सरकार में अमित शाह मोदी के साथ साए की तरह रहे। मोदी ने वहां जीत की हैट्रिक लगाई, लेकिन उस हैट्रिक के पीछे शानदार बॉलिंग तो अमित शाह की ही रही। संगठन के लोगों को जोड़ना हो या विरोधियों को साम दाम दंड भेद से पराजित करना, अमित शाह इसे बखूबी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक लहर है। पूरे देश की जनता श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनमत देने के लिए मन बनाकर बैठी है। मोदी आक्रामक है, सीधा वार करते हैं, लेकिन अमित शाह मोदी के हर अंदाज से वाकिफ होने के बावजूद मृदुभाषी हैं। उनकी जुबान से उनकी राजनीति के रास्ते का पैमाना पता नहीं चलता। आज तक ब्यूरो। अमित शाह अगर रणनीतिकार हैं तो अरुण जेटली नरेंद्र मोदी के सलाहकार। कानून की बारीक समझ है अरुण जेटली को, और कई मसलों पर नरेंद्र मोदी उनसे सलाह मशविरा करते हैं। दोनों की दोस्ती भी बहुत अच्छी है और संकट के कई दौर से दोनों की दोस्ती निकलकर और मजबूत हुई है। जब हवा चली तो बीजेपी के कोने कोने से आवाज आई कि मोदी मोदी, जय जय मोदी, घर घर मोदी। लेकिन बहुत पहले ही मोदी की ताकत को जिन्होंने भांप लिया था उनका नाम है अरुण जेटली। इसीलिए आज वो बने हुए हैं मोदी के नौरत्नों में से एक। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी गुडविल है। ये लोकसभा का चुनाव है, ये नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है और यहाँ वोट पड़ेगा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के नाम पे। ये बहुत कम लोगों को पता है कि केशु भाई को हटाकर गुजरात में नए मुख्यमंत्री की तलाश हो रही थी, तब नरेंद्र मोदी का नाम आगे बढ़ाने में जेटली की अहम भूमिका थी। और जब पीएम उम्मीदवार बनाने की बारी आई तो भी मोदी का नाम आगे करने वालों में जेटली भी थे। मैं अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लग रहा हूँ। अब पुराना साथ रंग ला रहा है। अमृतसर से जेटली चाहे चुनाव जीतें या हारें, लेकिन मोदी की सरकार बनी तो जेटली को कोई बड़ा महकमा मिल सकता है। मुमकिन है कि रुपए पैसे वाला। विरासत में वकालत का पेशा पाने वाले जेटली एबीवीपी से जुड़कर दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की राजनीति की अध्यक्ष भी बने। 1991 में बीजेपी में शामिल हुए। वाजपेयी सरकार में सूचना प्रसारण, विनिवेश, कानून से लेकर शिपिंग मंत्रालय का जिम्मा संभाला। मोदी के लिए हर मोर्चे पर वकालत करने वाले जेटली उनके बेहद पुराने दोस्त हैं। वही दोस्ती अब कोहिनूर की तरह चमक रही है। आज तक ब्यूरो। कभी कभी जिनसे खतरा होता है उनसे भी करीबी हो जाती है। अब यही देखिए कि नितिन गडकरी भी नरेंद्र मोदी की आर्मी में शामिल है। बताया जा रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो नितिन गडकरी को कोई अहम पद दिया जा सकता है।
नितिन गडकरी के लिए मोदी के नवरत्नों में शामिल होना बहुत आसान नहीं था। गडकरी के पार्टी अध्यक्ष रहते हुए मोदी से उनके टकराव के कई मामले सामने आए। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि गडकरी को दोबारा अध्यक्ष बनवाने के पक्ष में मोदी नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि गडकरी उनकी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के रास्ते में पत्थर बन सकते हैं। लेकिन गडकरी ने हालात बदल दिए। आज वो मोदी के नवरत्नों में शामिल है। देश की जनता हिंदुस्तान को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान का सपना देख रही है। बहनों और भाइयों, ये सपना पूरा करने की ताकत हिंदुस्तान के किसी नेतृत्व में है जो हिंदुस्तान की तकदीर को, हिंदुस्तान के भविष्य को बदल सकती है, तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी, जो केवल इस देश के तकदीर को और भविष्य को बदल सकते हैं। 2009 में नागपुर का इशारा मिला तो तमाम बड़े बड़ों की उम्मीदों को धूल में मिलाते हुए नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र से सीधे दिल्ली की राजनीति में एंट्री लगा दी। तब तक नितिन गडकरी की दो सबसे बड़ी पहचान थी, एक तो आरएसएस के बेहद करीबी होने की और दूसरा महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतरीन काम की। वही पहचान दिल्ली में काम आई। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति एक आशा और अपेक्षा है। मेरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को लोग चुनकर लाएंगे। जब मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, तब यह खबर बहुत तेजी से फैली कि गडकरी ने मोदी को एक हार उपहार में दिया है। एग्जिट पोल के नतीजे मोदी के गले में जीत का हार पहना रहे हैं और असली नतीजे में ऐसा हुआ तो गडकरी को आप बड़ी भूमिका में देखेंगे। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी की आर्मी में बाकी सारे आपको पुरुष चेहरे नजर आएंगे, लेकिन एक महिला नजर आती है, स्मृति ईरानी। बताया जाता है कि जो नमो टी स्टॉल का आइडिया था वो स्मृति ईरानी ने ही दिया था। अब देखिए 10 साल में तस्वीर कैसे बदलती है। पहले की स्मृति ईरानी याद कीजिए और अब की नरेंद्र मोदी की छोटी बहन स्मृति ईरानी। राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा संभालकर स्मृति ईरानी ने बीजेपी में अपना कद बढ़ा लिया, लेकिन उससे कहीं आगे नरेंद्र मोदी की नजरों में उनकी जगह ज्यादा बड़ी हो गई। मोदी खुद स्मृति का प्रचार करने अमेठी पहुंचे और जमाने को बताया कि छोटे पर्दे की मशहूर बहू उनकी छोटी बहन है। भाई बहनों, स्मृति जी को मैंने राहुल जी की मुसीबतें बढ़ाने के लिए भेजा नहीं है, मैंने उनको भेजा है अमेठी की मुसीबतों को कम करने के लिए। इंडिया शाइनिंग के फील गुड के साथ स्मृति ईरानी 10 साल पहले राजनीति में आई थी। पहली बार चांदनी चौक में कपिल सिब्बल से हार गई। उस हार से भी बड़ी बात यह थी कि स्मृति ने मोदी की मुखालफत की थी। मोदी के गुजरात दंगों को लेकर ईरानी ने मोदी का इस्तीफा मांगा था, लेकिन बदलते वक्त के साथ स्मृति को मोदी ने ही राज्यसभा में पहुंचा दिया। जब मैं अमेठी पहली बार आ रही थी एक प्रत्याशी के रूप में, तो मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि ये गांधी परिवार का गढ़ है। अगर ये गढ़ है तो आज इस गढ़ की हर गली से मात्र नरेंद्र मोदी का नाम ही गूंज रहा था और अमेठी का बच्चा बच्चा बोल रहा था, मोदी पीएम कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। खाने पीने की एक कंपनी में काम कर चुकी स्मृति ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया था। किस्मत ने छोटे पर्दे पर पहुंचाया और राजनीतिक सूझबूझ ने संसद में। अब मोदी की अगुवाई में सरकार बनने के आसार एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। माना जाता है कि सरकार बनी तो स्मृति ईरानी एक बड़े रोल में दिखेंगी। आज तक ब्यूरो। मोदी की आर्मी में अब तक आपने वो चेहरे देखे जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अब एक चेहरा संघ से, राम माधव का। राम माधव ने इंजीनियरिंग की, लेकिन संघ के भीतर वो नरेंद्र मोदी के लिए राजनीतिक इंजीनियरिंग करते रहे। मोदी राम माधव के पुराने संघ सेवक रहे हैं। संघ के लिए मोदी का समर्पण भी जग जाहिर है। दोनों की उम्र में 15 साल का फासला है, लिहाजा मोदी राम माधव के आदर्श हो सकते हैं, क्योंकि आरएसएस से राम माधव का जुड़ाव भी स्कूल कॉलेज के दिनों से है। लेकिन मोदी और माधव के वैचारिक मेल की कहानी यहां से शुरू नहीं होती।
इसकी शुरुआत होती है साल 2003 से, जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र राम माधव को संघ का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया था। ये वो दौर था जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। दंगे के बाद मोदी के साथ तमाम विवाद जुड़े, लेकिन मोदी को लेकर जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का प्रश्न है, वे पार्टी के सर्वसम्मत प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में आगे आए हैं और अनुभव ये था पिछले 2-3 महीने में कि देश का एक व्यापक जन समर्थन, शायद आज़ादी के बाद इतिहास में बहुत बड़ा व्यापक जन समर्थन प्राप्त करने वाले एक नेता के रूप में वे उभरे। यह बात हमारे लिए भी खुशी की बात है और सबके लिए खुशी की बात है। आज संघ मोदी के संग है और इसके पीछे राम माधव की बड़ी भूमिका मानी जाती है। राम माधव 20 साल से बतौर पत्रकार संघ से जुड़े हैं, 10 किताबें लिख चुके हैं, संघ की कई पत्र पत्रिकाओं के एडिटर रह चुके हैं। ऐसे में मोदी के पक्ष में माधव की बातें तो जमनी ही थी। आज तक ब्यूरो। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।